तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है वेस्ट अफ्रीका के डकार सेनेगल शहर में, जहाँ पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर सीडो को बताया जाता है काफी गरीब और अनाथ है और वो उसके भाई मूसा के साथ रहता है और वो हर दिन कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। और उनका एक ही गोल होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके ताकि वो एक दिन यूरोप में जाकर काफी फेमस सिंगर बन सके, जिससे कि उनकी फैमिली आखिरकार एक अच्छी जिंदगी जी पाएगी। और यहाँ पर वो 6 महीनों तक कड़ी मेहनत से काम करते हैं और यूरोप जाने के लिए पैसे जमा कर लेते हैं। और इसके बाद एक दिन सीडो अपनी माँ यूको से कहता है कि वो यूरोप जाकर काम करना चाहता है ताकि कि वो इस फैमिली का ख्याल रख सके। लेकिन ये सुनकर सीडो की माँ उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाती हैं, क्योंकि इस गांव से काफी लोग यूरोप के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में कुछ रेगिस्तान में मारे गए तो कुछ समुद्र में। और इसके बाद अगले दिन सीडो की माँ मूसा पे काफी ज्यादा चिल्लाती है, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब मूसा का ही आइडिया है और उसी की वजह से सीडो भी यूरोप जाने की जिद कर रहा है। और अब यहाँ पर सीडो छुपकर ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद वो सामने आकर अपनी मॉम को शांत कराता है और उनसे कहता है कि मैंने तो कल रात को सिर्फ झूठ ही बोला था, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मैं एक्चुअल में कहीं नहीं जा रहा। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीडो और मूसा हर दिन अपना काम कर रहे होते हैं और काम से लौटने के बाद वो रात में हर दिन अपने सॉन्ग लिखा करते और अपने दोस्तों के सामने वो सॉन्ग गाया करते। और फाइनली 6 महीनों बाद उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो यूरोप जा सके। और जिसके बाद वो एक आदमी से आके मिलते हैं जिसका नाम होता है जिसको, और वो उससे एडवाइस मांगते हैं यूरोप जाने के लिए। लेकिन जिसको कहता है कि तुम लोगों को यूरोप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जिंदगियाँ टीवी पर दिखती हैं वो कभी हकीकत में नहीं होती और यूरोप इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं है जैसा कि हमें टीवी पर दिखता है। वहाँ पर भी काफी बुरी जिंदगी है, वहाँ पर भी लोग सड़कों पर रह रहे हैं और वहाँ पर जीना भी आसान नहीं है। और अब जिसको से मिलने के बाद सीडो डिसाइड करता है कि वो यूरोप नहीं जाने वाला, लेकिन मूसा जिद पर अड़ जाता है और सीडो को भी कन्विंस कर लेता है, क्योंकि उन्होंने 6 महीनों तक काम किया है और आज वो पीछे नहीं हट सकते। और अब क्योंकि मूसा उससे इतना बोलता है तो सीडो भी मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक शामन के पास जाते हैं जो कि एक तरीके का पंडित होता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो यूरोप जा सकते हैं। और यहाँ पर वो शामन यानी कि पंडित उनसे कहता है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल जा सकते हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। जिसके बाद सीडो अगले दिन अपनी माँ को बिना बताए मूसा के साथ यूरोप के लिए निकल जाता है और वो बीच रास्ते में अपने गानों को गा रहे होते हैं जो कि उन्होंने बनाए थे। और जब वो वहाँ पर एक माली नाम की जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो एक आदमी से $100 के अपने पासपोर्ट बनवा लेते हैं। और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि अगर कोई उनसे पासपोर्ट दिखाने को कहे तो उन्हें चुपचाप उनका पासपोर्ट दिखा देना है बिना कुछ बोले। और अब से वो मेलियन के ही बन चुके हैं और अब से वो वेस्ट अफ्रीका के नहीं रहे। और यहाँ पर वो उन दोनों का पासपोर्ट पर नाम भी चेंज कर देता है और वो मूसा के नाम को मैलिक कर देता है और सीडो का नाम सेल्फ में बदल देता है। और अब जब वो माली के बॉर्डर पे यानी कि नाइजीरिया में एंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ के गार्ड्स उनका पासपोर्ट चेक करते हैं और उन दोनों से पूछताछ में मूसा जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है, जिस वजह से वहाँ का गार्ड उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है और वो उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने अभी के अभी $50 नहीं दिए तो वो दोनों जेल जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ही नाइजीरिया में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक यूए नाम का आदमी मिलता है जो कि उन्हें एक कार्ड देता है जिसकी मदद से वो नाइजीरिया से निकलकर इटली में जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें $1200 देने होंगे। अब ये सुनकर सीडो और मूसा दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और उसका ऑफर मान लेते हैं। जिसके बाद यूए उनको अपने शेल्टर में ले जाता है और वो वहाँ पर उनसे कहता है कि मैं थोड़े और पैसेंजर्स को इकट्ठा करके लाता हूँ, तब तक तो मेरा यहीं पर इंतजार करना। और अब उस रात को एक गैनिली नाम का आदमी उनसे कहता है कि जिस डेजर्ट में वो जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उस बीच रास्ते में काफी सारे माफियास आएंगे जो कि उन्हें लूटने की कोशिश करेंगे। और उन माफियास से अपने पैसे बचाने के लिए हमें हमारे पैसों को एक प्लास्टिक में डालकर अपने पिछवाड़े में डालना होगा ताकि वो लिबियन माफिया उन पैसों को ढूंढ ना पाए। अब ये बात सुनकर सीडो और मूसा दोनों ही हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहा था। लेकिन बाकी सारे लोग काफी ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि माफियास बहुत ही ज्यादा बेरहम हैं और वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी के सभी जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और मूसा अपने पैसों को अपने पिछवाड़े में डालने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सीडो दूर खड़ा हंस रहा होता है। और अब उस रात वो पूरी यात्रा करके उन्हें नाइजीरिया के बॉर्डर पर छोड़ देते हैं। और अब काफी दूर तक सहारा डेजर्ट में निकल जाने के बाद जिस कार में सीडो बैठा होता है वो कार दूसरी कार से अलग रास्ते पर जाने लगती है और काफी उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से कार बड़ी मुश्किल से चल रही होती है और चलती हुई कार में से एक पैसेंजर तो गिर भी जाता है। लेकिन ये लोग उस आदमी के लिए नहीं रुकते और कार को आगे ले जाने लगते हैं। अब ये देखकर सीडो काफी डर जाता है और वो कार को काफी टाइट पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो गिरा तो ये लोग उसे उठाने भी नहीं वाले। और अब जब वो रेगिस्तान के बीचों बीच पहुँचते हैं तो वहाँ पर ड्राइवर उन्हें कार से उतारता है और उनसे कहता है कि अब आगे तक तुम्हें पैदल ही जाना होगा। और अब ये देखकर सभी लोगों को काफी बुरा लगता है,
क्योंकि उन्होंने इस सब के लिए पैसे नहीं दिए थे। लेकिन उनका गुस्सा अब कुछ बदलने नहीं वाला था। उन्हें अब पूरी यात्रा पैदल ही करनी होगी। और उस रेगिस्तान में रास्ते में चलते हुए सीडो देखता है कि वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, जो कि कभी उन्हीं की तरह निकली थी। और अब चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं और एक औरत को चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रही होती और वहीं पर गिर जाती है। लेकिन किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। लेकिन सीडो से ये सब देखा नहीं जाता और वो उस ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए अपना बचा हुआ पानी उसे पिलाता है। लेकिन ये सब देखकर मूसा उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उस ओल्ड लेडी के चक्कर में काफी पीछे रह जाएंगे और अगर वो ग्रुप से पीछे रह गए तो बस वो इस पूरे रेगिस्तान में खो जाएंगे और फिर उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहाँ पर सीडो देखता है कि उसके पानी देने पर भी वो ओल्ड लेडी वहीं पर मर जाती हैं। और अब ये देखकर सीडो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप की तरफ भागने लगता है। और अब उस रात वो सभी लीबियन माफिया द्वारा वहाँ पर रोके जाते हैं और वहाँ पर उन सभी से उनके सारे पैसे छीन लिए जाते हैं, वो भी बिना कोई इंसानियत दिखाए। और वहाँ पर जिन लोगों की जेब में कोई पैसे नहीं निकले होते, उन लोगों को वो माफिया कुछ ड्रिंक्स पीने को कहती है, क्योंकि माफिया भी जानती है कि लोग किस तरीके से अपने पैसे छुपाते हैं। और अब यहाँ पर माफिया को फाइनली वो पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद माफिया उन लोगों को अलग कर देती है जिनकी जेब से पैसे नहीं मिले थे। और यहाँ पर मूसा और सीडो दोनों ही अलग हो जाते हैं। और ये सब देखकर सीडो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। और यहाँ पर अगली सुबह जो सीडो और बाकी सब बच गए होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि शायद वो बच गए, लेकिन आगे जाकर सीडो माफिया द्वारा वो भी पकड़े जाते हैं और उन्हें वहाँ पर माफिया की जेल में ले जाया जाता है, जहाँ से वो गुलामों की तरह बेचे जाएंगे। और अब वहाँ पर जेल में पहुँचने के बाद एक नूनन नाम का आदमी उनसे कहता है कि वो लोग ना कोई पुलिस के आदमी थे ना कोई आर्मी के, और वो तो माफिया के ही हिस्से हैं। और अगर अब तुम लोगों को इस जेल में रहना है तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि माफिया तुमसे करवाती है, और अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम सभी के सभी मारे जाओगे। और अब ये सारी बातें बताने के बाद नूनन उन सभी लोगों को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो सभी को टॉर्चर करते हैं। और यहाँ पर वो नूनन नाम का आदमी उनसे कहता है कि सभी के सभी अपनी फैमिली के नंबर दो, ताकि हम तुम्हारी फैमिली से फिरौती के पैसे मांग सकें। और यहाँ पर जो लोग अपनी फैमिली का नंबर दे देते हैं, नूनन उन्हें छोड़ देता है। और बाकी बचे हुए जो अपनी फैमिली का नंबर नहीं दे रहे होते, वो सभी, जिसमें सीडो भी शामिल होता है, वो वहाँ पर काफी टॉर्चर होते हैं। और अब ये कहानी काफी ज्यादा बेरहम होने वाली थी, क्योंकि 2 बंदे जो कि अपना सपना पूरा करने निकले होते हैं, अब वो एक ऐसी जगह जाकर फंस गए होते हैं जहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। और यहाँ पर हम सीडो को काफी बुरी हालत में देखते हैं, जहाँ पर उसके चेहरे पर भी काफी ज्यादा चोटें आई थी। और वहाँ पर अब सीडो को एक आदमी जिसका नाम मार्टिन होता है, वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, क्योंकि वो उसे उस दर्द में देख पा रहा था। और अब कुछ दिनों बाद एक माफिया का आदमी जेल के अंदर आता है और सभी कैदियों से कहता है कि मुझे कारपेंटर की जरूरत है, तो जो भी कारपेंटर का काम जानता है वो मेरे साथ आए। और उसके साथ वो उन लोगों को भी बोलता है जो कि बिल्डर्स हैं, वो भी उसके साथ आ जाएं, क्योंकि अब वो लोग इनसे काम करवाना चाहते हैं। और अब ये सुनने के बाद मार्टिन अपना हाथ ऊपर कर लेता है और सीडो से भी जल्दी से अपना हाथ ऊपर करने को कहता है। और अब बाहर एक यानम नाम का आदमी मार्टिन को $500 में खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पर मार्टिन उससे कहता है कि वो अकेला काम नहीं कर सकता और उसे एक आदमी चाहिए। और वो सीडो को आगे कर देता है कि वो दोनों एक साथ काम करेंगे। और यहाँ पर उसकी किस्मत वाकई में अच्छी होती है, क्योंकि वो माफिया का आदमी मार्टिन की बात मान जाता है। और जब वो अपनी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वो आदमी बताता है कि उन्हें उसके बॉस के लिए घर के चारों तरफ एक दीवार बनानी है। और इसके बाद मार्टिन और सीडो को पेट भर के खाना दिया जाता है, ताकि कि वो अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि जेल में मुश्किल से ही उन्हें कुछ खाने को मिलता था। और खाना खाने के बाद वो काम पर लग जाते हैं। और यहाँ पर सीडो को एक बिल्डर की तरह काम करना नहीं आता था, लेकिन मार्टिन उसे धीरे धीरे काम सिखा देता है। और अब शाम को काम खत्म होने पर मार्टिन सीडो से पूछता है, क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम यूरोप के लिए निकले हो? तब सीडो कहता है कि उसके पिता बचपन में ही मर गए और उसकी माँ को नहीं पता कि वो उसके कजन के साथ यूरोप के लिए निकला था। और यहाँ पर मार्टिन सीडो के कजन मूसा के बारे में पूछता है, लेकिन सीडो बताता है कि माफिया ने उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया था और वो दोनों अलग हो गए। और अब ये सुनकर मार्टिन को सीडो के लिए काफी बुरा लगा, लेकिन सीडो को पूरा यकीन है कि वो एक दिन मूसा से जरूर मिलेगा। अब एक दिन जब इनका काम लगभग खत्म ही हो गया था, तब यानम वहाँ पर आता है और मार्टिन से कहता है, मुझे यहाँ पर एक फाउंटेन भी बनवाना है, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। और मार्टिन इसके लिए मान जाता है और उससे कहता है कि मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूँ। तब यानम मार्टिन से कहता है कि अगर वो सच में ऐसा कर सकता है तो उसका बॉस उससे काफी खुश होगा और उन्हें माफिया से आजाद कर देगा, और तो और ट्रिपोली जाने के लिए उसे पैसे भी देगा। अब ये सुनकर मार्टिन और सीडो दोनों ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब एक उम्मीद थी यहाँ से बाहर निकलने की। और अब उस दीवार को कंप्लीट करके वो दोनों फाउंटेन के काम में बड़ी शिद्दत से लग जाते हैं, क्योंकि अगर वो इस काम को ठीक से करते हैं तो उनका यहाँ से निकलने का चांस है। और अब कुछ दिनों बाद
मार्टिन और सिडो अपना फाउंटेन का काम पूरा कर लेते हैं। तब यानम का बॉस वहाँ पर आकर उनका फाउंटेन देखता है और वो और उसकी वाइफ को फाउंटेन काफी पसंद आता है और वो माफिया बॉस इससे खुश होकर उन्हें माफिया से आजाद कर देता है और ट्रिपोली जाने के लिए पैसे भी देता है। और अब फाइनली ट्रिपोली पहुंचने पर सिडो मूसा को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, जिस वजह से मार्टिन सिडो से कहता है कि वो उसके साथ चल सकता है, लेकिन सिडो अपने कजन को पीछे नहीं छोड़ सकता। अब ये सुनने के बाद मार्टिन उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि मूसा के मिलते ही तो इटली की तरफ आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। और अलग होने से पहले सिडो मार्टिन को थैंक्स कहता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। यहाँ पर सिडो वापस से मूसा को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने पर भी मूसा का कोई सुराग नहीं मिलता। और मूसा को ढूंढते समय सिडो में ही मजदूरी कर रहा था। और अब एक दिन जब सिडो अपना काम कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त उसे आकर बताता है कि अभी अभी सिंगल ईस्ट से कुछ मजदूर आए हैं, जिसमें से शायद तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो भी उन्हीं में हो सकता है। और अब ये बात सुनते ही सिडो सिंगल ईस्ट के उन मजदूरों की तरफ भागता है और किस्मत से उनमें से मूसा भी होता है। और मूसा को देखकर सिडो उसे गले लगा लेता है और उससे वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मूसा जाने से मना कर देता है। तब सिडो उससे पूछता है आखिर क्यों। तब मूसा उसे बताता है कि अब वो चल नहीं सकता, उसके पैर में गोली लगी है जब उसने भागने की कोशिश की थी। अब ये बात सुनकर सिडो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मूसा सिडो से कहता है कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिडो उससे कहता है कि अब हम मंजिल के काफी करीब हैं और अब हम यहाँ से वापस नहीं लौट सकते। और वो यहाँ पर मूसा से कहता है हम तुम्हारा यहाँ पर इलाज करवाएंगे और उसके बाद हम यूरोप के लिए निकलेंगे। और अब यहाँ पर सिडो का जोश देखकर मूसा भी मान जाता है और इसके बाद मूसा के इलाज के लिए सिडो उसे अपने दोस्त लॉय के पास लाता है। यहाँ पर लॉय उसका इलाज करने लगता है, जिसके बाद लॉय सिडो से दवाइयाँ लाने को कहता है अपने दोस्त समीर के पास से। और समीर यहाँ पर एक बार्बर होता है जो इलीगली दवाइयाँ बेचा करता था, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल्स पर काले लोगों को दवाई नहीं दी जाती। और जब यहाँ पर सिडो समीर के पास पहुँचता है तो समीर जल्दी जल्दी उसे दवाइयाँ दे देता है और उसे यहाँ से जल्दी से जाने को कहता है, क्योंकि कहीं वो पकड़ा ना जाए। और अब यहाँ पर सिडो दवाइयाँ ले आता है और लॉय मूसा को दवाइयाँ दे देता है। इसके बाद सिडो मूसा की बॉडी क्लीन करता है, क्योंकि वो काफी गंदा हो चुका था। और अब रात में लॉय सिडो को कहता है कि हमें मूसा को हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसे सर्जरी की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सिडो उससे कहता है यहाँ पर हॉस्पिटल्स में काले लोगों का इलाज नहीं होता, फिर हम आखिर क्या करें। अब इसका जवाब तो लॉय के पास भी नहीं होता। और वो यहाँ पर सिडो से कहता है कि हमें किसी भी तरीके से उसे हॉस्पिटल तो ले जाना होगा, नहीं तो 10 दिनों के अंदर अगर हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि उसकी जान भी जा सकती है। अब अगले दिन सिडो जैनम नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसे अपने सारे पैसे जो कि उसने इटली जाने के लिए बचा रखे थे वो उसे सब दे देता है। लेकिन बदकिस्मती से जैनम उसके पैसे उसे वापस कर देता है और उससे कहता है कि ये पैसे काफी कम है, इन पैसों से तो एक आदमी को भी नहीं ले जाया जा सकता। तब यहाँ पर सिडो काफी उदास हो जाता है। अब सिडो को इस तरीके से उदास देखकर जैनम उससे कहता है लेकिन उसके पास एक और रास्ता है, अगर वो चाहे तो वो उसकी शिप पर एक कैप्टन के तौर पर शिप को चलाकर जा सकता है। और अब इस बात के लिए सिडो भी मान जाता है, जबकि उसे शिप चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। और अब घर पहुंचने पर सिडो मूसा को बताता है कि वो इटली जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मूसा उससे पूछता है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब यहाँ पर सिडो उसे बताता है कि वो शिप पर कैप्टन बनकर जाएगा। और यहाँ पर अगले दिन जैनम सिडो को शिप चलाना सिखाता है, जहाँ पर वो सिडो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें इस कंपास को 0 पर ही रहने देना है और तुम देखते ही देखते इटली में पहुंच जाओगे। और अगर तुम्हें बीच रास्ते में किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो तो तुम मेरे फोन पर कॉल कर सकते हो। लेकिन अब उस रात को सिडो को काफी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसके साथ और काफी सारे लोग भी जाने वाले थे और इतनी सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी अब सिडो के कंधे पर होगी। और अब घबराहट की वजह से वो अगले दिन जैनम से शिप का कैप्टन बन के जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी गलती की वजह से इतने सारे लोगों की जान जाए। लेकिन ये बात सुनकर जैनम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे शिप से बाहर निकाल देता है। और अब इस वजह से सिडो के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे शिप के ऊपर एक कैप्टन के तौर पर जाना पड़ता है, जिस वजह से आखिरकार सिडो को उनकी बात माननी पड़ती है और शिप पर कैप्टन बनना पड़ता है। और अब यहाँ पर काफी आगे निकल जाने पर सिडो को कुछ लाइट दिखाई देती है और उस लाइट को देखकर मूसा और सिडो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इटली के बीच पर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही शिप थोड़ा पास पहुंचती है तो वो देखते हैं कि ये तो एक ऑयल रिफाइनरी होती है। और अब अगले दिन सिडो को पता चलता है कि उसकी शिप पर एक प्रेग्नेंट वुमन है और उसे अभी ब्लीडिंग हो रही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और पास ही के बेस कोड पर कॉल करता है, जहाँ पर उसका कॉल एक ऑफिसर उठाता है। और यहाँ पर सिडो उन्हें बताता है कि वो इटली जाने के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में एक काफी बड़ी इमरजेंसी आ गई है। उनकी शिप पर एक वुमन को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप प्लीज हमारी मदद के लिए किसी को भेजिए। जिसके जवाब में ऑफिसर उनसे कहती हैं कि हम जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अब ये सुनकर सिडो को थोड़ी राहत मिलती है और वो मदद के लिए वेट करने लगता है। लेकिन जब रात तक कोई मदद नहीं आती तो सिडो हिम्मत हार जाता है और फैसला करता है कि अब वो शिप को आगे ले जाएगा। तब यहाँ पर अगले दिन एक आदमी आकर सिडो से कहता है कि शिप के नीचे इंजन एरिया में कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पर दबे हुए हैं।
अब ये जानकर सीडो नीचे सीधा इंजन रूम में जाता है और उन लोगों को निकालता है जो कि वहाँ पर बड़ी मुश्किल से फंसे होते हैं। और यहाँ पर ये बेचारे लोग कई दिनों से भूखे प्यासे इसमें फंसे होते हैं और सीडो उन्हें जल्दी से कुछ खाना और पानी देता है और तभी वहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म ले लेती है। अब ये सब देखकर वहाँ पर अजीब सा केओस मच जाता है और भीड़ इधर उधर होने लगती है। अब ये सब देखकर सीडो सभी को शांत रहने को कहता है क्योंकि उनके इधर उधर होने से शिप भी पलट सकती है। और अब यहाँ पर वो सभी से कहता है कि भगवान से प्रे करो कि हम सही सलामत इटली पहुंच जाएं। और काफी दिनों तक लगातार सफर करने के बाद वे फाइनली इटली की कोस्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर सभी के सभी काफी खुश होते हैं और वे सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सेफली इटली पहुंच गए। और थोड़ी देर में वहां पर एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर भी आता है जो उनकी मदद करने के लिए आया होता है, जिसे देखकर सीडो काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोते हुए कहता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और हम इटली पहुंच चुके हैं। और इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद वो फाइनली यूरोप पहुंच चुके थे और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।